मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल हमने कार्यपालिका के प्रकार और कैसे कार्यपालिका का निर्वाचन होता है, कार्यपालिका कैसे अपने कार्यों का निष्पादन करती है और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की और अध्ययन किया। आज हम ये देखेंगे कि कार्यपालिका के कार्य क्या हैं, वह कैसे अपने कार्यों को निरूपित करती है और क्रियान्वित करने का प्रयास करती है। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है, जो प्रधान है, उसकी पदावधि है, उसके बारे में अनेक विचारकों में मतभेद है। कोई विचारक 1 साल का प्रधान कार्यकाल मानते हैं, तो कोई 7 साल का, कोई 4 साल का और कोई 5 साल का। कार्यकाल जो वास्तविक है वो ठीक माना जाता है प्रशासनिक दृष्टि से या कार्य करने की दृष्टि से। वह यह माना जाता है कि कार्यकाल साधारणतः कार्यकाल न तो बहुत अधिक कम होना चाहिए और न ही बहुत अधिक लंबा होना चाहिए। इस संबंध में विचारक इस मत से सहमत हैं कि इसका संबंध में 4 या 5 वर्ष की अवधि श्रेष्ठ समझी जा सकती है। भारत, अमेरिका आदि अधिकांश देशों में व्यवहार में कार्यकाल यही है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 4 या 5 वर्ष होना ही सुनिश्चित किया है। कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि राज्य के कार्यों के संबंध में वर्तमान समय में व्यक्तिवादी विचारधारा को त्याग कर राज्य की जो आज की विचारधारा है, जो राज्य का आज का दृष्टिकोण है, वो लोक कल्याणकारी है। वे संपूर्ण जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से कार्यपालिका के कार्य भी जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी ही होते हैं। जन कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम राज्य के कार्यों में वृद्धि का हुआ है, क्योंकि राज्य के कार्यों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होना निश्चित है, क्योंकि इसका जो प्रारूप है, इसका जो रूप है, वो लोक कल्याणकारी राज्य का है। लिप्सन लिखते हैं कि राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में वृद्धि की है। प्रमुख रूप से कुछ ऐसे कार्य हैं जो कार्यपालिका को करने होते हैं, जैसे प्रशासन संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप में संगठित समाज है और इस संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है और यह काम कार्यपालिका ही करती है। इसके अतिरिक्त व्यापार, यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और कृषि पर नियंत्रण आदि कार्य भी कार्यपालिका द्वारा ही किए जाते हैं। अधिकारियों हेतु कार्यपालिका द्वारा बड़ी संख्या में राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तियां भी की जाती हैं। इन अधिकारियों की पदोन्नति, उनको पदमुक्त करना, ये सब काम भी कार्यपालिका के ही आते हैं। पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें निर्देश देने के कार्य के माध्यम से कार्यपालिका वास्तविक प्रशासन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है। वैदेशिक संबंधों का संचालन भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि नियुक्त करती है और दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संधियां संपन्न करती है और विविध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेती है। यद्यपि वर्तमान समय की प्रवृत्ति के अनुसार सामान्यतः व्यवस्थापिका विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है, किंतु वैदेशिक संबंधों के संचालन में विशेषज्ञता और गुप्तता, चातुर्य की आवश्यकता होने के कारण सामान्यतः व्यवस्थापिका वैदेशिक संबंधों के वास्तविक संचालन में बहुत ही कम भाग ले सकती है। सैनिक कार्य। सामान्यतः राज्य की कार्यपालिका के का प्रधान सेनाओं के सभी अंगों के प्रधान के रूप में कार्य करता है और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकता अनुसार युद्ध एवं शांति की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा कार्यपालिका विधि निर्माण संबंधी कार्य भी करती है। संसदात्मक शासन में तो कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन को भंग करते हुए नवनिर्वाचन का आदेश दे सकती है। वर्तमान समय में तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण करती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण कार्य को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से दोनों ही व्यवस्थाओं में कार्यपालिका प्रधान को विविध विधियों के संबंध में निषेधाधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा वर्तमान समय में कार्यपालिका को प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से भी बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है।
वित्तीय कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। बजट व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित होता है, किंतु इस बजट का प्रारूप तैयार करने का कार्य कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका का वित्त विभाग आय के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त आय के उपभोग पर विचार करता है। न्याय संबंधी कार्य भी कार्यपालिका के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान का अधिकार होता है, जिसके अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों पर दया करके उनके दंड को कम कर सकती है, उन्हें क्षमा कर सकती है या उनके दंड को बिल्कुल खत्म कर सकती है। सर्वक्षमा की शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका एक ही अपराध से संबंधित अनेक अपराधियों को एक साथ क्षमा प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कार्यपालिका सामान्य निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करने वाले सरकारी विभागों को अर्धन्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में लोगों पर जुर्माने कर सकता है और हर्जाना वसूल कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी कार्य हैं जो कार्यपालिका के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं, जैसे कुछ देशों में विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन या अन्य प्रकार से सहायता देने का अधिकार भी कार्यपालिका को होता है। जन कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के कारण कार्यपालिका के कार्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इन सब कार्यों में वृद्धि के कारण कार्यपालिका के कुछ आवश्यक गुण हैं या कार्यपालिका अपने उपयुक्त कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके, इसके लिए उसमें कुछ गुण विद्यमान होने चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कार्यपालिका में होने ही चाहिए। कर्तव्यपरायणता, उसे अपने उत्तरदायित्व के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। कार्यकुशलता भी इसका एक सफल और प्रभावशाली गुण है, जिसके माध्यम से ये कार्यकुशलता शीघ्रता और स्फूर्ति से कर पाती है। निर्णय में शीघ्रता, कार्यपालिका के द्वारा दृढ़ता के साथ निर्णय लेकर उन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। निर्णय को क्रियान्वित करने में विलंब होने पर अनेक बार कार्य बिगड़ भी सकता है। कार्यपालिका के सदस्यों को बहुत सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार फैलने की आशंका रहती है। कार्यपालिका नितांत निष्पक्ष होना चाहिए। उसके द्वारा किसी वर्ग, संप्रदाय या व्यक्ति के द्वारा साथ पक्षपात न करते हुए सबको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, अन्यथा असंतोष प्रकट होता रहता है और असंतोष की भावनाएं जन्म ले लेती हैं। गोपनीयता भी इसका एक प्रभावशाली गुण है जो कि होना ही चाहिए। इस प्रकार से कार्यपालिका अपने लोक कल्याणकारी राज्य या जन कल्याणकारी राज्य होने के कारण बहुत सारे कार्य करती हैं। प्रत्यक्ष व्यवस्थापन के कारण माध्यम से भी बहुत सारी शक्तियां अब इसके पास में आ गई हैं और कार्यपालिका के पास में कुछ गुण जो होने चाहिए, आवश्यक रूप से जो विद्यमान होने चाहिए, वो भी इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका अपने कार्य प्रधान रूप से करती हैं और बहुत सारी शक्तियां जो व्यवस्थापिका के पास हैं या न्यायपालिका के पास हैं, कुछ हद तक कार्यपालिका के पास ही होती हैं। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के प्रसंग में दो प्रवृत्तियां हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि निरंतर होती जा रही है। एक तो जन कल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण और पद्धत व्यवस्थापन के कारण, आधुनिक समस्याओं की जटिलताओं के कारण भी कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विदेशी व्यापार जो निरंतर बढ़ता रहता है, इस आधार पर भी कार्यपालिका को सरकार के अन्य अंगों पर कुछ शक्तियां प्राप्त हो ही जाती हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका के विघटन की शक्ति में भी, मंत्रिपरिषद की शक्ति के कारण भी संसदीय शासन में कार्यपालिका की सत्ता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और नेतृत्व की क्षमता के कारण भी इसके कार्यों में निरंतर वृद्धि होती रहती है।